जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल TOI स्टडी हब में। मैं पंकज सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपसे वादा किया था कि अपनी सीरीज़ में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जे रूसो। तो रूसो के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगली क्लास में हम जल्दी से रूसो कवर करेंगे। तो समय ना ख़राब करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जे रूसो, जन्म 1712-1778, 1712-1778। इस बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में दोस्तों इनका जन्म हुआ। तो अब जैसा कि मैं आपको हर थिंकर स्टार्ट करने से पहले बीच बीच में एक बात बताता हूँ कि आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, जहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे वो ये है कि इनका जन्म 1712 में हुआ, 1778 में हुई, स्विट्ज़रलैंड में हुई, यानी कि यूरोप के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो समझना वो ये है कि इन सालों के बीच, इन ईयर्स के बीच क्या यूरोप में या स्विट्ज़रलैंड में कोई क्रांति आई? यदि आई तो उस क्रांति की वजह क्या थी? इनके विचारों की वजह से क्रांति आई या क्रांति की वजह से विचार आई? ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम बात करें रूसो की, तो रूसो की मानसिकता क्या है वो हम एक उसके कोटेशन में ही समझ जाते हैं। वो कोटेशन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन। व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर जगह वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ऐसा कहना है रूसो का। यहाँ से एक मानसिकता क्लियर हो जाती है कि जो रूसो हैं वो मनुष्य को लेकर या उसके जन्म को लेकर या उसकी बंदिशों को लेकर बात करना चाहते हैं, है ना। तो यहीं से पता चल रहा है आपको, इस कोटेशन से ही आइडिया लग जाएगा कि रूसो की कोटेशन ही विरोधाभासी है। देखिए, व्यक्ति सब आजाद पैदा हुआ है लेकिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, एक विरोधाभासी बात है जो यहाँ पे आपको समझ में आ रही है ना। तो इस चीज को हम लोग आगे भी समझेंगे, इस समय एक आइडिया लग जाता है कि वो प्रोडक्ट सिद्ध है, यानी कि वो एक विरोधाभासी भी हैं। ओके, अगली जो इनका टॉपिक है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ही मूव टू फ्रांस इन 1744, 1744 में रूसो जो है वो फ्रांस मूव हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका ईयर था वो था 1750। 1750 में उन्होंने पहली अपनी रचना लिखी, पहला अपना ऐसे लिखा जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने क्या बात करी, इसके अंदर उन्होंने साइंस और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं क्या उनकी वजह से किसी भी व्यक्ति की मानसिकता में बदलाव आया है। ये इनका रिसर्च टॉपिक था इसके अंदर कि क्या आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चों की मानसिकताओं में, उनकी सोचने की शक्तियों में कुछ फर्क आया है। तो इस रिसर्च में उनका अल्टीमेट जो आंसर था वो था नो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस रिसर्च के लिए उनको फर्स्ट प्राइज भी मिला था। ठीक है दोस्तों, तो 1750 में उनकी पहली रिसर्च थी जिसको हम बोलते हैं डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। दूसरी जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है वो है 1755 में सेकंड डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी स्टार्ट इन सोसाइटी। 1755 में वो दूसरा अपना एक रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं जिसके अंदर वो क्या बात करते हैं, डिस्कोर्सेज ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि जो असमानता है उसकी शुरुआत कैसे होती है, स्टार्ट इन सोसाइटी के अंदर उसकी शुरुआत कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर उन्होंने एक रिसर्च को कंप्लीट किया। समझेंगे कैसे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन 99% जहाँ से क्वेश्चन आपका कनेक्टेड होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देखिए, एग्जाम का लेवल टफ हो चुका है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ये क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट नहीं आएगा बट इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यानी कि आप रूसो के डिस्कोर्सेस को समझे, पहले में वो आर्ट्स एंड साइंस की बात करते हैं, दूसरे में वो ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी स्टार्ट इन सोसाइटी की बात करते हैं। तो दोनों के अंदर, डिस्कोर्सेस के अंदर वो अलग अलग पेपर्स पर रिसर्च करते हैं, लेकिन जो फाइनली अपनी बुक वो लिखते हैं उस बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, बुक का नाम क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या मैच द कॉलम या कोड वाले इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको आप एकदम ध्यान में रखिए। 1762 द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय जे रूसो। ठीक है, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या बात करी या किस हिसाब से वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चलते हैं, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले एक बार मैं दोबारा से आपको सेकंड डिस्कोर्स को दोबारा एक बार समझाने का प्रयत्न करते हैं। सेकंड डिस्कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है। सेकंड डिस्कोर्स का मतलब क्या हुआ,
सेकेंड डिस्कोर्सेस का मतलब है जहाँ पे उन्होंने ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी की बात करी कि समाज के अंदर असमानता का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो द सेकेंड डिस्कोर्सेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं और एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर और एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये दो बातें करते हैं वो अपने सेकेंड डिस्कोर्सेस के अंदर। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो दो बातें करते हैं। देखिए सेकंड डिस्कोर्स के अंदर वो क्या क्या बातें करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की बात, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की बात, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो क्या बात करते हैं, जनरल विल की बात और पॉपुलर सोवरेनिटी की बात। ठीक है, ये दो बातें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रूसो को करनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे किस प्रकार से रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने चार बातें रखी हैं रूसो ने। पहली बात है स्टेट ऑफ नेचर, दूसरा है स्टेट ऑफ वॉर, तीसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि रूसो ने किस प्रकार से स्टेट ऑफ नेचर को कन्वर्ट किया है स्टेट ऑफ वॉर में, स्टेट ऑफ वॉर को कन्वर्ट किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने एक गवर्नमेंट को फॉर्म करने की बात करी है। ये सारी की सारी बातें किसमें मिलेंगी, उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के अंदर मिलेंगी। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट आए, क्वेश्चन आपके लिए इनडायरेक्ट भी आएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे और उन सभी क्वेश्चंस पे हम नजर भी रखेंगे और वो क्वेश्चंस को आज हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हैं। एक सेकेंड, ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि रूसो के मतलब रूसो के जो बेसिक विचार थे, जो बेसिक उनके आधारभूत जो उनके विचार थे, जो बेसिक उनका कंसेप्ट था, वो एक बार आप क्लियर करिए। यानी कि वो विरोधाभासी थे और उनके विरोधाभासी के साथ साथ क्या क्या चीजें इंक्लूड थी, उन चीजों को हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, ही वॉज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस, यानी कि विरोधाभासी थे। हमने स्टार्टिंग में ये विरोधाभासी जो थे वो स्टार्टिंग की पहली लाइन में हमने क्लियर किया। क्यों थे, द मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन दी चेन। व्यक्ति जो है वो आजाद स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर जगह वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। दूसरा बोलते हैं क्रिटिक ऑफ इनलाइटनमेंट, यानी कि वो इनलाइटनमेंट का मतलब है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के वो विरोधी थे। वो पुनर्जागरण की बात विरोधाभासी में करते थे, उसको सपोर्ट नहीं करते थे। तीसरा होता है दोस्तों इसमें कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि सर्वोच्च शक्ति। इस पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है सर्वोच्च शक्ति पे, कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी यानी कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, तो वो कहते हैं उसका आंसर पब्लिक के पास है, जनता में निहित है। सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, जनता में निहित है। ठीक है, लास्ट में बोलते हैं सपोर्टर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक वर्ड है जिसकी शुरुआत रूसो ने ही कराई। वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पहली बार सुनने में आया, इससे पहले सिर्फ डेमोक्रेसी एक शब्द था, चाहे उसको अरस्तु लाए हो चाहे प्लेटो लाए हो या जिसने भी डेमोक्रेसी की बात करी है उन्होंने लोकतंत्र की बात करी है। परंतु रूसो ने क्या किया, लोकतंत्र में भी दो चीजें कर दी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि वो लोगों को डेमोक्रेटिक अधिकार देना चाहते हैं। वो राजा से चाहते हैं कि राजा लोगों को लोकतांत्रिक रूप से ही चलाए, सभी अधिकार मिले, उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा हो, उनकी जान मान की रक्षा हो, उनके परिवार की रक्षा हो, उनको काम करने का अधिकार मिले। जो भी लोकतांत्रिक देशों में होता है वो सब अपने लोगों को प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन वो राजा को जनता के द्वारा चुनवाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो राजा है वो सर्वशक्तिशाली राजा हो लेकिन जनता को दुखी ना करे। सर्वशक्तिशाली राजा इसलिए हो ताकि जनता पे कोई अटैक करके उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार ना जमाए। ठीक है, इसलिए वो बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इससे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी की किसी ने बात नहीं करी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने क्या क्या सब चीजें समझी। स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, किस प्रकार से स्टेट ऑफ नेचर कन्वर्ट होता है स्टेट ऑफ वॉर में, किस प्रकार से स्टेट ऑफ वॉर कन्वर्ट होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट से फिर वो एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले रूसो बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की। अब स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वो क्या बोलते हैं, क्या क्या उनका मानना है और किस हिसाब से उन्होंने अपने स्टेट ऑफ नेचर को एक्सप्लेन किया, उसको आप समझिए। देखिए स्टेट ऑफ नेचर में वो रूसो बोलते हैं ना समाज, ना राज्य, ना कानून, वो उनका स्टेट ऑफ नेचर है।
रूसो का स्टेट ऑफ नेचर क्या है कि ना समाज हो, ना राज्य हो, ना ही कानून व्यवस्था हो, वो स्टेट ऑफ नेचर है। उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य को बहुत ही पॉजिटिव इमेज के साथ प्रेजेंट किया है। वो बहुत ही ज़्यादा मनुष्य को आइसोलेटेड बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मनुष्य को शांत स्वभाव का बोलते हैं, यानी कि उन्होंने मनुष्य की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टर्म में रखी हुई है अपने स्टेट ऑफ नेचर में। इसलिए वो बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं है, स्टेट ऑफ नेचर में राज्य की जरूरत नहीं है और ना ही किसी समाज की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति है बहुत पीसफुली और बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड, अपने आप से मतलब रखना है उसको, किसी से कोई लेना देना है नहीं, इतना आइसोलेटेड है। इसी वजह से वो व्यक्ति को, यानी कि वो अपने स्टेट ऑफ नेचर के अंदर व्यक्तियों को एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रेजेंट करते हैं। साथ ही वो अपने स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य को जानवरों के साथ तुलना में इक्वल बताते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से जानवरों को समाज से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ अपना पेट भरना है, यही उनका काम है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी ना समाज, ना राज्य और ना ही कानून से कोई लेना देना है। उन्हें सिर्फ अपने आप से काम करना है, अपने आप से मतलब रखना है और उनका काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन दोनों के अंदर उन्होंने एक छोटा सा डिफरेंस को डिफाइन किया हुआ है। किस किस के बीच में? मनुष्य के और जानवरों के बीच में उन्होंने एक छोटा सा डिफरेंस उसमें एक क्रिएट किया है, वो है फीलिंग्स का, है ना। वो कहते हैं जानवरों के अंदर फीलिंग नहीं है, ठीक है, फ्रीडम के लिए वो नहीं समझ सकते, वो ना ही उनके अंदर फीलिंग है, ना ही उनके पास कोई फ्रीडम है। लेकिन मनुष्य जो है वो फीलिंग भी रखता है दूसरे के प्रति और फ्रीडम भी रखता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है मैं वो करूंगा, मेरे फैमिली के लिए क्या बेस्ट है मैं वो करूंगा। तो यहाँ पे मैं ये बात कह सकता हूं कि स्टेट ऑफ नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर की जब रूसो बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि जो मनुष्य है, जो मैन है, दे आर आइसोलेटेड, ठीक है, दे आर आइसोलेटेड, दे आर हैप्पी, दे आर म्यूट, शांत हैं, ठीक है, एंड दे आर पीसफुल, दे आर पीसफुली। तो स्टेट ऑफ नेचर में वो व्यक्ति की इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ह्यूमंस आर लाइक एनिमल। देखिए बात मैंने स्टार्टिंग में कर दी थी कि वो बहुत ज्यादा विरोधाभासी हैं, ठीक है। ह्यूमंस आर लाइक एनिमल, यानी कि उनको सिर्फ अपने आप से लेना देना है, अपने आप से मतलब है और किसी से कोई भी मतलब नहीं है। तो ह्यूमंस आर लाइक का मतलब है ह्यूमंस का जो बिहेव है वो लाइक एनिमल, ह्यूमंस बिहेव इज लाइक एनिमल, इज लाइक एनिमल। मनुष्य का जो व्यवहार है वो जानवर की तरह है, अपने आप से मतलब रखना है, उसको समाज से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बात वो करते हैं, ठीक है। और साथ ही एक बात और बोलते हैं, वो क्या है कि वो दो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डिफरेंस किस किस में? वो डिफरेंस की बात करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स में। तो क्या क्या है? पहला तो वो बोलते हैं फ्रीडम और दूसरा वो बोलते हैं पिटी, ठीक है। ये दो बातें वो करते हैं। फ्रीडम का मतलब यहाँ पे होता है कि मनुष्य जो है वो फ्री है, दे ह्यूमन आर एबल टू डिसाइड द थिंग्स फॉर देमसेल्फ। व्यक्ति जो है वो अपने लिए चीजों को डिसाइड कर सकता है, अपने लिए चीजों को समझ सकता है, अपने परिवार के लिए चीजों को समझ सकता है और फिर उसका निर्णय ले सकता है। उसी प्रकार वो पिटी के अंदर कहते हैं एबिलिटी टू फील द पेन। क्या बोलते हैं कि एबिलिटी टू फील द पेन फॉर अदर्स, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फॉर अदर्स एंड फॉर देमसेल्फ, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने ह्यूमंस के बिहेवियर में और एनिमल, देखिए बार बार मैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स लिख रहा हूं इसका मतलब मैं ह्यूमंस और एनिमल के बिहेवियर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ह्यूमंस के बिहेवियर में और एनिमल के बिहेवियर में ये डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात वो क्या बोलते हैं? व्हेन, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। व्हेन द मैन गेट सिविलाइज्ड, देन
द क्वालिटी, दिस क्वालिटी, दिस क्वालिटी, विच क्वालिटी, बात करते हैं कौन सी क्वालिटी की, उसके बिहेवियर की बात करते हैं, वो इस क्वालिटी की बात करते हैं। व्हेन दिस क्वालिटी, this quality he is talking about, these are the quality, isolated, happy, mute, peacefully, ठीक है। तो वो इसके लिए बोलते हैं when the man gets civilized then this quality get corrupted। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन आपका ये आया है कि when any of the human or when the humans are getting civilized then the quality of humans are getting corrupted, line said by, ठीक है। ये वाक्य किसका कहना था, किसका कहना था ये था रूसो का कहना, जे रूसो का कहना था कि when the man get civilized then this quality get corrupted, ठीक है। ओके, अगली बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आपका आया हुआ है हाउ द मैन मूव फ्रॉम नेचर ऑफ सोसाइटी। देखिए ये चीज आप यहां से समझिए, ठीक है। सबसे पहले आप स्टेट ऑफ नेचर समझे, मैंने आपको स्टेट ऑफ नेचर समझाया। अब आप स्टेट ऑफ वॉर को समझिए, लेकिन स्टेट ऑफ वॉर को समझने से पहले आपको जो समझना है वो ये है क्वेश्चन हाउ मैन या सोसाइटी कन्वर्टेड फ्रॉम व्हाट, यहां आप समझिएगा हाउ द मैन और सोसाइटी कन्वर्टेड फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर टू स्टेट ऑफ वॉर, फ्रॉम स्टेट of nature to state of war। तो इसका आंसर है प्रॉपर्टी, ठीक है। समझिएगा दोस्तों इसको, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वो कहते हैं कि हाउ द मैन या सोसाइटी जो है वो किस प्रकार से कैन कन्वर्ट देमसेल्फ फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर टू स्टेट ऑफ वॉर, किस प्रकार से अपने आप को स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट ऑफ वॉर में वो कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर है प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको ये बात, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं समझा रहा हूं तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन और बनता है क्या, कि ये जो रूसो हैं ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और बहुत ऑब्वियस है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये कोई सरकारी प्रॉपर्टी आप मत समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना आप, जो मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से सोसाइटी या व्यक्ति अपने आप को स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट ऑफ वॉर में कन्वर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द रूसो स्टेट ऑफ नेचर तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन उसकी एक तय सीमा थी। अब क्या है, लोग वहां से आगे बढ़ चुके हैं, तो लोग किस जगह पर जा चुके हैं, वो स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट ऑफ वॉर में घुस चुके हैं। तो इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को जिम्मेदार मानता है और वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि कहीं ना कहीं आप ये बात समझ रहे हैं कि जो रूसो हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी हैं। वैसे भी रूसो जो है वो विरोधाभासी हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था, है ना। तो यहाँ पर जब वो विरोधाभासी हैं तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी विरोध करें। अब जो आपको समझना है वो ये है, और क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि Who was the first thinker who opposed the private property? और यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसका आंसर कार्ल मार्क्स मानते हैं कि उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया था। लेकिन अगर आप विचारों के मतभेद को समझें, यदि आप विचारों से समझने की कोशिश करें, तो रूसो इज द फर्स्ट हु अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। एंड व्हाई द रूसो अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी द सोसाइटी और द मैन आर कन्वर्टेड देमसेल्फ फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर टू स्टेट ऑफ वॉर। उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसकी वजह से लोग स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट ऑफ वॉर में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाहता था। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात मार्क्स से पहले, कार्ल मार्क्स से पहले किसने करी है? कार्ल मार्क्स से पहले किसने करी है? यानी कि रूसो। यहां पे मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट बनाइएगा। Rousseau was the first thinker who
opposed the private property before anyone else। इसको आप समझिएगा, like कार्ल मार्क्स। ठीक है दोस्तों, समझे आप ये वाली बात कि रूसो जो है वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध किया है। ठीक है, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी को रूसो ने कैसे एक्सप्लेन किया है, वो कहते हैं द फर्स्ट पर्सन, क्या कहते हैं, जब किसी व्यक्ति ने जमीन के एक टुकड़े को कहा कि ये मेरा है और समाज के दूसरे लोगों ने ये मान लिया कि ये इसका है, यहां से शुरुआत होती है प्रॉपर्टी की। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, वेन एवर एनी ऑफ दिस मैन और द ह्यूमन आर क्लेमिंग द पीस ऑफ द लैंड in any circumstances and the rest of society's member are agreed on the same, then the society converting themselves from state of nature to state of war। कि जैसे ही कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्राथमिकता देता है तभी हम लोग स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट ऑफ वॉर में कन्वर्ट अपने आप को कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में तो उसका व्यक्ति बहुत अच्छा था, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में प्राइवेट प्रॉपर्टी घुस गई है, और क्योंकि रूसो एक विरोधाभासी व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप को समझने और समझाने का प्रयत्न करेंगे ही करेंगे, है ना। तो सोसाइटी को वो कहीं ना कहीं एक अमीर तबका और एक गरीब तबके के बीच में समझेंगे या समझाएंगे, इस बात को भी हम आगे चल के समझेंगे। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, इसको आप नोट कीजिएगा जो मैंने आपको समझाया है कि जब किसी मनुष्य ने पहली बार किसी जमीन के टुकड़े को अपना माना और अपना अधिकार जमाया तथा समाज के दूसरे व्यक्तियों ने उस व्यक्ति की सहमति पर अपनी सहमति दी, उसको उसने बोला है कि यहां से स्टेट ऑफ वॉर स्टार्ट हुआ, यानी कि यहां से प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों की आरंभ हुई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को यहां पे देते हैं कि व्हाई पीपल डिजायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, व्हाई पीपल, ये पूछा वो क्वेश्चन है कि व्हाई पीपल डिजायर प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका आंसर है सेल्फ लव। समझिएगा कि क्यों जो लोग हैं उनके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, है ना। कि अभी तक क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर तो मनुष्य बहुत ज्यादा शांत था, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड था और बहुत सभ्य था, सिविलाइज था, लेकिन जैसे ही स्टेट ऑफ नेचर कन्वर्ट होता है स्टेट ऑफ वॉर में, क्यों कन्वर्ट होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं कि व्हाई द पीपल डिजायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी की इतनी डिजायर क्यों हो रही है। तो उसका आंसर देते हैं वो सेल्फ लव, कि व्यक्ति का जो स्वयं से प्यार है वो उसको कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओर ढकेलता है। ठीक है, तो यहां पे वो बात करते हैं सेल्फ लव की। अब सेल्फ लव के अंदर भी वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सेल्फ लव, लव फॉर प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं सेल्फ लव के अंदर, एक बात तो बोलते हैं लव फॉर प्रिजर्वेशन, और दूसरा वो बोलते हैं लव फॉर रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि समाज के अंदर एक अलग पहचान बनाने के लिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एडमायर करते हैं लोग, और दूसरा लव फॉर प्रिजर्वेशन, यानी कि महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए भी वो समाज के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा चुका हूं कि रूसो वाज द फर्स्ट थिंकर हु अपोज्ड द प्राइवेट प्रॉपर्टी बिफोर एनीवन एल्स, यानी कि कार्ल मार्क्स से पहले रूसो वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करने की बात कही थी। क्लियर है यहां तक की बात दोस्तों? ओके, अब बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट पॉइंट क्या था?
जब मैं बात करूंगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रूसो ने क्या समझाया? रूसो कहते हैं टू एंड द स्टेट ऑफ वॉर, स्टेट ऑफ वॉर को खत्म करने के क्या क्या तरीके हैं, उन्होंने प्रॉब्लम तो बता दी है ना। अब प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन भी तो बताएंगे। तो वो स्टेट ऑफ वॉर को खत्म करने के लिए बोलते हैं कि रिच एंड प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास कन्विंस एवरीवन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए क्या बोलते हैं कि जो समाज का अमीर वर्ग है और जो समाज का वो वर्ग है जो प्रॉपर्टी रखता है अपने पास, प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास है, वो क्या करते हैं, उन्होंने सबको कन्विंस किया सरकार बनाने के लिए। ऐसा करने की इनको जरूरत क्या पड़ी? ये लोग डरे हुए थे कि कोई क्रांति ना हो जाए, गरीब वर्ग क्रांति ना कर दे, इससे अमीर लोग डरे हुए थे। और गरीब वर्ग डरा हुआ था कि अमीर लोग उनका शोषण ना करने लग जाएं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक डर का माहौल था, एक नेगेटिव वाइब्स चल रही थी उस समय पे सोसाइटी के अंदर। तो उस टाइम पे रूसो कहते हैं कि जो रिच और प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास है, उन लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि अब सरकार को क्रिएट किया जाता है। उसका वो बोलते हैं दे वांट टू सेट अप अ गवर्नमेंट एंड वांट टू रन इट फ्रॉम बिहाइंड। कहते हैं कि जो रिच और प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास है वो सरकार को सेटअप करना चाहते हैं और साथ ही साथ सरकार को चलाना भी चाहते हैं पीछे से। यानी कि सामने सरकार कोई और चला रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कोई और है, बट कहीं ना कहीं वो पीछे से गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे फैसले लेने के लिए और कानून बनाने के लिए अपने फेवर में। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि पुअर क्लास के पास कोई चारा नहीं था, तो उनको इस पर एग्री होना पड़ा क्योंकि वो एक डर में थे। ठीक है, जिसकी वजह से उनको इस बात पर एग्री होना पड़ा। तो वो कहते हैं जो प्रॉब्लम थी वो तो रिमेन सेम है, प्रॉब्लम रिमेन सेम, प्रॉब्लम तो कोई बदलाव आया ही नहीं। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो यानी कि सोसाइटी के अंदर जो स्टेट ऑफ वॉर को खत्म करने का जो तरीका सोसाइटी ने फैसला किया था, वो सोसाइटी का जो फैसला था उसको कहीं ना कहीं रूसो डिनाई करते हैं, उस पर एग्री नहीं करते क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। इसलिए रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को सबके सामने रखते हैं। और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या थी उसको समझिए। रूसो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर और प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या बोलते हैं? वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर मतलब फ्रीडम और इक्वालिटी। स्टेट ऑफ नेचर हमने पढ़ा था, स्टेट ऑफ नेचर में उनका व्यक्ति बहुत खुश था क्योंकि वो हैप्पी था, वो म्यूट था, वो अपने अकॉर्डिंग सारे काम कर रहा था, है ना। तो वहां पे वो स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं कि जो फ्रीडम था वो इक्वालिटी थी। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन बताते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है, डिपेंडेंसी बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? डिपेंडेंसी और इनइक्वालिटी अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है। ठीक है, तो रूसो जो है वो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजों का एक्सप्लेन करते हैं। पहली है स्टेट ऑफ नेचर और दूसरी है प्रेजेंट कंडीशन। स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छा माना उन्होंने, जहां पे वो बात करते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी की। प्रेजेंट कंडीशन को बहुत बुरा माना, जहां पे वो बात करते हैं डिपेंडेंसी की और इनइक्वालिटी की। तो वो कहते हैं ही से वी कैन नॉट गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर, हम स्टेट ऑफ नेचर में वापस नहीं जा सकते, बट वी कैन स्टे इन द सोसाइटी एंड कैन बी फ्री एज दे वर इन स्टेट ऑफ नेचर। वो कहते हैं कि अब हम जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में वापस तो नहीं जा सकते, लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी का गठन कर सकते हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। वी कैन स्टे इन द सोसाइटी एंड कैन बी फ्री एज दे वर इन द स्टेट ऑफ नेचर। हम एक ऐसी सोसाइटी में गठन करके रह सकते हैं जहां पे हम फ्री हों, जहां पे हम अपने काम को करने के लिए एकदम फ्री हों, जैसे कि हम स्टेट ऑफ नेचर के अंदर थे। ये बात करते हैं दोस्तों रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में। ठीक है, अब देखिए एम ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के एम क्या बताए हैं। पहली बात वो बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो उन्होंने लिखी है उसके अंदर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो एम है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि जो लोग हैं उनकी जिंदगी और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करना ही अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एकमात्र विकल्प बचता है। फिर वो कहते हैं पीपल कैन ओबे देमसेल्फ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पीपल जो है वो अपने मन की करें, अपने मन के अपने इच्छा के अनुसार कार्य करें और अपने इच्छा से कार्य करें, ये उनका ओबे फॉर देमसेल्फ है। ठीक है, ये एम ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सप्लेन करते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं जनरल विल की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल विल है उनकी। तीन टाइप की जनरल विल वो बताते हैं। पहला तो जनरल विल, दूसरा कोऑपरेटिव विल और तीसरा प्राइवेट विल। वो इन तीन हिस्सों में जनरल विल को डिवाइड करता है। जनरल विल यानी सामान्य इच्छा, कोऑपरेटिव इच्छा और प्राइवेट, अपनी व्यक्तिगत इच्छा, सबकी इच्छा और सामान्य इच्छा। ठीक है, इन तीन टॉपिक पे वो बात करते हैं, इन तीन टॉपिक में अपनी जनरल विल को वो एक्सप्लेन करते हैं।
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो करते हैं, थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल विल डिसाइड देयर जनरल विल। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए, बात समझने वाली है कि जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो करा रहे हैं, रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो कहते हैं कि थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल विल डिसाइड देयर जनरल विल, यानी कि मेरा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मनुष्य स्वयं अपनी सामान्य इच्छा को डिसाइड करेगा। उसमें लोगों का समूह अपनी सामान्य इच्छा के, देखिए जनरल विल उन्होंने क्या क्या जनरल विल के अंदर बताया, 3 टाइप की होती हैं। जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा, कोऑपरेटिव विल यानी कि सामूहिक इच्छा, और तीसरी होता है प्राइवेट विल यानी कि मेरी व्यक्तिगत व्यक्तिगत इच्छा क्या है, यानी कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या चाहता हूं वो मेरी प्राइवेट विल के अंदर आएगा। मैं जनरल विल यानी सामान्य मेरी इच्छा सोसाइटी के लिए क्या है वो जनरल विल में आ जाएगा। और कोऑपरेटिव का मतलब हो गया कि व्यवसाय को लेकर या ऐसी चीजों संसाधनों को लेकर जहां से मेरे आय का स्रोत हो, उनको लेकर मैं कोऑपरेटिव विल की बात करता हूं। ठीक है, तो थॉट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो कहते हैं पीपल विल डिसाइड देयर जनरल विल, लोग जो है वो अपने जनरल विल को खुद डिसाइड करेंगे, क्या चाहते हैं ये लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, तो जनरल विल नॉट एन इंडिविजुअल, वो कह रहे हैं कि जनरल विल का जो डिसीजन है वो एक व्यक्ति के लिए के बिहाफ पे नहीं बनाया जाएगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि अमीर लोगों ने सरकार बनाई और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो इसकी बात को खत्म करते हुए वो कहते हैं कि ये जो जनरल बिल है ये किसी इंडिविजुअल की बिल नहीं है, ये जनरल बिल यानी कि सभी, यानी कोई एक राजा या कोई मंत्री या कोई प्रधानमंत्री आपके ऊपर अपनी सामान्य इच्छा नहीं थोपेगा। दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल बिल। वो कहते हैं ये एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी जनरल बिल तैयार करेगा। वो कहते हैं नॉट एन इंडिविजुअल, नॉट एन थर्ड पार्टी, नॉट एन एजेंसी। जनरल विल क्या है, ना ही कोई इंडिविजुअल है, ना ही कोई थर्ड पार्टी और ना ही कोई एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद वो रूसो बात करते हैं फ्रीडम की, कि रूसो का फ्रीडम क्या है। तो फ्रीडम इज व्हाट, फ्रीडम इज अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे आपको इनके। तो रूसो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं फ्रीडम इज व्हाट, फ्रीडम इज अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और फ्रीडम इज सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो वो फ्रीडम को 2 चीजों में एक्सप्लेन करते हैं। पहला तो कहते हैं फ्रीडम इज अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और दूसरा बोलते हैं फ्रीडम एज सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, इन 2 चीजों में उन्होंने फ्रीडम को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट रूसो का, क्योंकि इसके अंदर वो बात करेंगे लॉज की। तो रूसो कहते हैं लॉज मेड बाय द पीपल टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ जनरल विल। बात को समझिएगा, देखिए वो कहते हैं लोगों की सामान्य इच्छा के आधार पर लोगों के द्वारा कानूनों का निर्माण होगा। इस बात का मतलब क्या है, द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जिस प्रकार से सरकार को वो चलाना चाहते हैं। और हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फेवर में बात करते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे जनता अपने कानून स्वयं बना सके, और यहां पे इस बात को वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। वो कहते हैं लॉ मेड बाय द पीपल टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ जनरल विल, यानी कि जो कानून है वो लोगों का एक समूह है, लोगों का समूह यानी कि हर एक व्यक्ति की सामान्य इच्छा पर आधारित ही कानून को कानून माना गया है। गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड एज एन एजेंसी टू इन्फोर्स द लॉ। जो भी लॉ यहाँ पर लोगों ने बनाए हैं अपने जनरल बिल के आधार पर, वट एवर द लॉ क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस ऑन बिहाफ ऑफ देयर ओन जनरल विल, द गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड एज एन एजेंसी टू इन्फोर्स द लॉ। ठीक है, तो जो भी कानून व्यक्तियों ने अपनी जनरल बिल के आधार पर बनाए हैं, सरकार का काम है कि उन कानूनों को लागू करे। इसके अलावा सरकार का कोई भी काम यहाँ पर नहीं है, यानी कि वो साफ कहते हैं गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड एज एन एजेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार इनडायरेक्ट पूछा गया है कि सरकार को एजेंसी के रूप में किसने प्रस्तुत किया है, रूसो ने, कि गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड एज अ एजेंसी टू इन्फोर्स द लॉ मेड बाय द पीपल ऑन बिहाफ ऑफ देयर जनरल विल। ठीक है, वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। गवर्नमेंट में सिर्फ 2 ही काम उन्होंने बताए हैं। गवर्नमेंट में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक जुडिशरी बॉडी, यानी कि लेजिस्लेटिव की वो बात नहीं करते। लेजिस्लेटिव की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके लेजिस्लेटिव में जनता अपने कानून को खुद बना रही है। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है उसको लागू करना, इन्फोर्स द लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ। साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती।
समझे दोस्तों आप मेरी बात? ठीक है, तो ये रूसो की बातें थी जो हमने समझी। तो रूसो ने बहुत सारी बातें रखी हैं, जैसे कि रूसो द मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन, कि व्यक्ति जो है वो पैदा स्वतंत्र हुआ है परंतु हर तरफ वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी रूसो की बात करेंगे तो रूसो के बारे में हमने समझा कि रूसो ने मनुष्य को क्या माना, अच्छा माना, शांतपूर्ण माना, आइसोलेटेड माना, ठीक है। उसने मनुष्य के व्यवहार से जानवरों के व्यवहार की तुलना करी। वो कहता है दोनों का व्यवहार सेम है, लेकिन मनुष्य जब थोड़ा सा अलग होता है जानवर से तो वो फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, ये बात करी। फिर उन्होंने बात करी किसकी, लॉ ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, जनरल विल की और फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छा था, है ना। स्टेट ऑफ नेचर के बाद किसकी बात करते हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स से सबसे पहले थिंकर थे जिन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखने से पहले उन्होंने 2 डिस्कोर्सेज लिखे हैं और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, है ना। 2 डिस्कोर्सेज और एक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने 4 चीजों को पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो 4 चीज मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। वो 4 चीज हैं ये, ठीक है। इसको आप फिर से अंडरलाइन कीजिएगा, इसको अच्छे से समझना कि रूसो ने डिफाइन किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो क्या बोलता है, स्टेट ऑफ नेचर, बहुत अच्छा माना है, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर के बाद स्टेट ऑफ वॉर, कि स्टेट ऑफ नेचर से आप स्टेट ऑफ वॉर में कैसे कन्वर्ट होते हैं। क्वेश्चन हमने पूछा था, आंसर क्या था, प्रॉपर्टी, कि जब कोई व्यक्ति किसी जमीन के टुकड़े पर अपना अधिकार जमाता है और समाज के बाकी लोग उस पर सहमत हो जाते हैं तो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी की संज्ञा दी गई है। और जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है तो जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, स्टेट ऑफ वॉर में। तो स्टेट ऑफ वॉर से निकलने के लिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या बात करी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रूसो ने क्या बात करी है, ओके। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो फ्रीडम और इक्वालिटी है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन खराब से डिपेंडेंसी और इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वापस तो नहीं जा सकते, बट वी कैन स्टे इन दिस सोसाइटी एंड कैन बी फ्री एज दे वर इन दिस स्टार्टिंग। तो वो कहते हैं कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वापस नहीं जा सकते, लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हम वैसे ही रहें जैसे हम स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। लेकिन ऐसी सोसाइटी को क्रिएट कैसे करोगे आप, इतना इजी तो नहीं है ना ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करना। तो सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर क्या बात करते हैं कि जो लॉ है, ऐसी सोसाइटी कैसे बनेगी, सोसाइटी बनेगी कि जो लॉ है वो जनता की जनरल विल के अकॉर्डिंग बने। गवर्नमेंट का काम सिर्फ उस कानून को लागू करना है जो जनता ने अपनी जनरल विल से बनाया है। गवर्नमेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी काम करेगी, कोई भी लेजिस्लेटिव काम नहीं करेगी, और गवर्नमेंट कोई भी नया कानून नहीं बना सकती, ठीक है। तो ये हमने रूसो को कवर किया दोस्तों। रूसो पे मैंने आपको बताया कि बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन रूसो के आएंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो इस टॉपिक से अलग उसका कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा दिया गया हो। इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगली क्लास में बहुत जल्दी हम लोग कुछ यानी कि 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में हम क्वेश्चन लेके आएंगे, उसकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। थिंकर्स एंड थॉट्स के ही सारे क्वेश्चन हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी आपसे अगली भी क्लास में मिलेंगे और अगले टॉपिक को कवर करेंगे और जल्दी जल्दी इन सारे यूनिट्स को वाइंड अप भी करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।